हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राज गुरुकुल एकेडमी पे। मैं राजकुमार गौतम आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार इसके पहले हम लोग 2 वीडियो देख चुके थे। पहले वीडियो में हम लोग उसका परिचय देख चुके थे कि मौलिक अधिकार क्या होता है, मौलिक अधिकार को कितने भागों में बांटा गया है। फिर उसके बाद अपने दूसरे वीडियो में देखे थे हम लोग कि उसमें सबसे पहले समता का अधिकार आता है, फिर स्वतंत्रता का अधिकार आता है। अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में दोनों जगह याचिका को दायर कर सकते हैं। और उसके आगे आज हम लोग पढ़ते हैं कि मौलिक अधिकार में क्या है। आइए देखते हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में आता है। भाग इसमें तीसरे में क्या है, मौलिक अधिकार के भाग तीसरे में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद 23 और 24 आते हैं। देखते हैं लोग अनुच्छेद 23 में क्या है। आर्टिकल 23 में है मानव दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम का निषेध। अगर कोई व्यक्ति का अगर मानव का व्यापार होता है, जैसे है किसी पुरुष का व्यापार किया जाए, महिला का व्यापार किया जाए, किसी को दास बनाया जाए, किसी को दासी बनाया जाए, इस तरह का व्यवहार एक कानूनन अपराध है। और दूसरा वर्ड है हमारा बलात् श्रम। बलात् श्रम क्या है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके इच्छा के विरुद्ध उसको काम कराया जाए, ये होता है बलात् श्रम। जैसे कोई है जमींदारी व्यवस्था पहले थी कि पहले कर्ज दे दिया जाता था और उसको कर्ज के बदले उससे फ्री में काम कराया जाता था और न्यूनतम मजदूरी पे काम कराया जाए और जिससे जबरन काम कराया जाए, ये क्या होता है, बलात् श्रम होता है। तो ये हमारा हो गया अनुच्छेद 23 क्या है, मानव दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम का निषेध। और फिर देखते हैं आर्टिकल 24 में क्या है, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निरोध। अगर हमारे 14 वर्ष से अगर कोई भी बच्चा है या बालक है तो उसको अगर किसी कारखानों में, रेस्टोरेंट में, माइन में अगर कहीं काम कराया जाता तो वो क्या है, कानून अपराध है। कितने वर्ष से कम बच्चों के, 14 से 14 वर्ष से कम आयु के। अगर 14 वर्ष से कम का कोई भी बालक है अगर उससे काम कराया जाता है तो वो क्या है, कानूनन अपराध है। अब देखते हैं हम लोग क्या है। अब हमारे अगले भाग में क्या है, मौलिक अधिकार के धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में हमारी धर्म की स्वतंत्रता है। धर्म की स्वतंत्रता में आर्टिकल 25 में क्या है, देखते हैं हम लोग। अंतःकरण और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अंतःकरण क्या होता है, अंतःकरण का मतलब ये है कि हमको अपने भी धर्म को मानने के लिए, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे भगवान के रूप में, किसी भी रूप में उसको मानने के लिए अधिकार है, हमको स्वतंत्रता है उसकी। धर्म को अबाध रूप से मतलब उसकी किसी भी रूप में उसको मानने के लिए हम मान सकते हैं। फिर आचरण के लिए, धर्म के लिए हमकी जो आचरण है, जो भी रीति रिवाज है, उसके हिसाब से उसको काम करने का अधिकार है। फिर उसका जो धर्म है उसका प्रचार भी करने का अधिकार है कि हम धर्म का कैसे प्रचार करेंगे, क्या करेंगे, उस रीति रिवाज के हिसाब से अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं क्या आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 क्या कहता है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के अगर किसी धर्म को मानते हैं या तो उसके प्रबंधन के लिए कि उसकी क्या व्यवस्था की जाए, उसका क्या प्रबंध किया जाए, ये हमारी प्रबंधन की स्वतंत्रता होती है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता होती है। अब देखते हैं हम लोग आर्टिकल 27 में। आर्टिकल 27 क्या कहता है, धर्म की वृद्धि के लिए करों के संदाय की स्वतंत्रता, संदाय से स्वतंत्रता। अगर हम धर्म का प्रतिष्ठापन करते हैं तो जो उसमें करों की छूट दी जाती है, उसको बढ़ाने के लिए, उसको प्रचार करने के लिए उसमें क्या किया जाता है, जो धर्म है, जैसे कोई भी ट्रस्ट है तो वो क्या है, कर से मुक्त होता है। तो इसीलिए धर्म की वृद्धि के लिए करों से संदाय से स्वतंत्रता होती है। अब देखते हैं हम लोग आगे आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 क्या कहता है, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। अगर कोई हम लोग धर्म है, धर्म का कोई प्रचार चल रहा है या शिक्षा हो रही है तो उसमें हमें उपस्थित होने का अधिकार है। उसमें हम उपस्थित हो सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, उसको पठन पाठन कर सकते हैं। इस प्रकार की स्वतंत्रता किसमें है, आर्टिकल 28 में। आर्टिकल 28 में क्या, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता।
अगर कहीं भी धार्मिक शिक्षा चल रहा है या फिर इसके बाद उसका प्रतिष्ठापन हो रहा है तो उसको हम उसमें उपस्थित हो सकते हैं। अब आगे आइए देखते हैं क्या है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये अधिकार बेसिकली अल्पसंख्यक समुदाय के लिए होता है। जहाँ भी अल्पसंख्यक समुदाय होंगे वहाँ पे उनके लिए अधिकार लागू होगा। अल्पसंख्यक समुदाय का अर्थ होता है ऐसा कोई जगह जहाँ पे जो है धर्म और धर्म के रूप में धार्मिक रूप से अगर कम व्यक्ति हैं, अगर भाषाई भी रूप से कम व्यक्ति हैं जैसे, तो उनको उनके संरक्षण उनके बचाव के लिए कानून बनाया जाता है। ये किसके लिए होता है? अल्पसंख्यक। बेसिकली क्या होता है? अल्पसंख्यक समुदाय के लिए। ये किसके लिए बेसिकली होता है? जो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अल्पसंख्यक समुदाय के लिए होता है। जो भाग हमारे अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं उनके लिए अधिकार के प्रदान करता है। कि अल्पसंख्यक बेसिकली वो होते हैं, अगर कोई धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक की बात कहें तो अगर एक जगह पे एक धर्म को मानने वाले बहुत अधिक लोग हैं और वहीं पे और दूसरे धर्म को मानने वाले बहुत कम व्यक्ति हैं, थोड़े से व्यक्ति हैं, तो वो अल्पसंख्यक समुदाय में आ जाएंगे। उसी प्रकार से भाषाई रूप से अल्पसंख्यक हुए तो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक हो गए, और इसे भाषाई रूप से अल्पसंख्यक ऐसे होते हैं कि एक भाषा को बोलने वाले एक जगह बहुत ज़्यादा व्यक्ति, बहुत समूहों में व्यक्ति हैं, और वहीं पे थोड़े से व्यक्ति जो होते हैं, अगर थोड़े व्यक्ति हैं जो कि दूसरी भाषा का प्रयोग करते हैं तो वो क्या हो गए? भाषाई रूप से अल्पसंख्यक हो गए। तो आइए देखते हैं क्या है अल्पसंख्यक समुदाय के लिए हमको आर्टिकल 29 और 30 व्यवस्था देता है। तो आर्टिकल 29 में क्या है? अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। अगर कोई हमारा अल्पसंख्यक व्यक्ति है तो उसके हितों का कैसे संरक्षण किया जाएगा, कैसे बचाव किया जाएगा, उसको क्या अधिकार दिए जाएंगे, किस में आएंगे? आर्टिकल 29 में। आर्टिकल 29 में क्या कहलाता है? अल्पसंख्यक हितों के संरक्षण। अब देखते हैं हम लोग आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 क्या कहता है? शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना और प्रशासन करने का अधिकार। कोई शिक्षण संस्थान है उसमें उनको स्थापना करने की स्वतंत्रता है और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है और वहाँ पे उसको प्रशासन करने की स्वतंत्रता है। 21 आर्टिकल के तहत आते हैं शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकार की। अब देखते हैं, इसको रिकॉल कर लेते हैं, फिर इसके बाद हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, लास्ट है जो भाग है मौलिक अधिकार का, उसको देख लेंगे। पहले इसको हम लोग एक रिवीजन कर लेते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 अनुच्छेद में आता है। तो आर्टिकल 23 में क्या है? मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम का निषेध होता है। फिर यहीं पे देखते हैं हम लोग आर्टिकल 24 हमारा क्या कहता है? कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निरोध। बालकों का नियोजन मतलब जो 14 वर्ष से कम व्यक्ति हैं उनको काम करने से लिए मना किया जाएगा। और फिर इसके बाद धर्म की स्वतंत्रता है, आर्टिकल 25 से 28। आर्टिकल 25 में क्या है? अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने और आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। वहीं दूसरे रूप से आर्टिकल 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अब क्या है? और आर्टिकल 28 में क्या है? धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। फिर इसके बाद क्या है? हमारा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। ये बेसिकली किसके लिए होता है? अल्पसंख्यक समुदाय के लिए होता है। आर्टिकल 29 में क्या है? अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। और आर्टिकल 30 में क्या है? शिक्षा संस्थानों की स्थापना, प्रशासन करने का अधिकार। अब देखते हैं हम लोग संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब ये देखते हैं हम लोग संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये किस में आता है? आर्टिकल 32 में। इसके पहले जो आर्टिकल 31 था वो संपत्ति का अधिकार था, जिसको हम लोग कानूनी अधिकार बना दिए गए 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो वो आर्टिकल 31 को हटा दिया गया। अब सीधे आर्टिकल 32 क्या है?
संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को बेसिकली हम लोग इसको संविधान की आत्मा बोला जाता है। अगर एक स्टेटमेंट है भीमराव अम्बेडकर जी का कि संविधान का आत्मा किसे कहते हैं, अगर ऐसे पूछा जाए कि अम्बेडकर जी ने किसको संविधान भारत की आत्मा कहा है, संविधान के भारत की आत्मा कहा है, तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और एक यही पूछता है, अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान की आत्मा क्या है, तो वो प्रस्तावना कहलाती है। अगर अम्बेडकर जी का नाम आ जाएगा तो आर्टिकल 32 होगा। अगर अम्बेडकर जी का नाम नहीं आया तो वहाँ क्या हो जाएगा, प्रस्तावना, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। आइए देखते हैं इसके संवैधानिक उपचारों का अधिकार में आर्टिकल 32 में बेसिकली रीट होती है, जो अगर आपके अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 के तहत क्या है, हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत आप सीधे रीट दायर कर सकते हैं। अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप किस में जाएंगे, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में सीधे जाके अपनी याचिका को दायर कर सकते हैं। जो इसमें रीट होती है संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को, 5 प्रकार की रीट होती है। आइए देखते हैं क्या क्या रीट होती है। पहला होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा होता है हमारा परमादेश। तीसरा होता है प्रतिषेध। चौथा होता है उत्प्रेषण। पांचवा क्या होता है, अधिकार परीक्षा। ये हमारे 5 प्रकार के रीट होते हैं। पहला होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है अगर आपकी अवैध रूप से या कानूनी रूप से आपकी गिरफ्तारी कर दी जाती है तो आप इस बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। अगर आपको गलत पाया जाएगा कि गिरफ्तारी आपकी गलत है तो आपको वहीं पे न्यायालय द्वारा छुड़ा दिया जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, परमादेश। परमादेश क्या होता है, बेसिकली एक आदेश देता है। अपने कोई भी सार्वजनिक अधिकारी होते हैं, परमादेश होता है कि ये आदेश देते हैं। आदेश होता है इसमें कि अगर भी कोई सार्वजनिक अधिकारी है, अगर अपने कार्य करने से वो बचता है, अगर कार्य करना नहीं चाहता है तो उसको परमादेश के तहत इसको रीट दायर कर दिया जाता है। अगर कोई अधिकारी है, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति अपने काम को कराने के लिए बार बार दौड़ रहा है, जा रहा है और वो काम कर नहीं रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप रीट दायर कर सकते हैं किसी के तहत, परमादेश के तहत। अब आज देखते हैं प्रतिषेध क्या होता है। प्रतिषेध क्या होता है, मतलब एक तरीके से रोकना होता है। ये सिर्फ न्यायिक और अर्धन्यायिक प्रक्रिया में ही लागू होता है। जैसे होता है कि न्यायिक प्रक्रिया, अर्धन्यायिक प्रक्रिया का मतलब कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय, इन्हीं पे ये लागू होगा। अगर किसी अधीनस्थ न्यायालय या छोटे न्यायालयों को अगर ऐसा कोई विषय है या कार्य है कि जो कि अधीनस्थ न्यायालय के या छोटे न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो उससे जो उच्च न्यायालय है या उससे ऊंचा न्यायालय है, वो अपने पास उस चीज़ को मंगा सकता है या उस चीज़ को रोक सकता है कि आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, आपकी न्यायिक प्रक्रिया से बाहर है, आप इस चीज़ को हमारे पास दे दीजिए। ये हो गया। अब उत्प्रेषण में क्या होता है, उत्प्रेषण बेसिकली ये भी न्यायिक प्रक्रिया और न्यायिक प्रक्रिया में ही लागू होता है। लेकिन तो इसमें क्या है कि अगर कोई बहुत दिन से लंबित मामला है, तो जैसे अधीनस्थ न्यायालय के पास कोई मामला है तो उससे हाई कोर्ट अपने आप पास मंगा सकता है, उसका स्थानांतरण करा सकता है। अगर हाई कोर्ट के पास ऐसा कोई मामला है तो उसको सुप्रीम कोर्ट अपने पास स्थानांतरण करा सकता है, उसका अपने बल बुला के उसको सुनवाई कर सकता है। अधिकार परीक्षा क्या होता है, अधिकार परीक्षा होते हैं वारंट होता है। अधिकार परीक्षा में क्या होता है, एक तरीके से इसका वारंट होता है कि अगर कोई व्यक्ति
असंवैधानिक तरीके से या गलत तरीके से किसी सार्वजनिक पद पे या संवैधानिक पद पे अगर उपस्थित हो जाता है या उस पर हो जाता है तो उसको क्या कहता है, उसके खिलाफ क्या रहता है, अधिकार परीक्षा रहता है। अधिकार परीक्षा रिट दायर किया जा सकता है। तो आज के दोस्तों, आज के हमारे वीडियो में आज इतना ही है दोस्तों। ये हमारा जो मौलिक अधिकार है एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत ही आराम से और समझ के हिसाब से पढ़िएगा। लगभग में सभी एग्जामों में जितने भी एग्जाम देखेंगे उसमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर कुछ न कुछ आपको मिल जाएगा। ऐसे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मौलिक अधिकार, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बनता है कि मौलिक अधिकार आपके किस भाग में आता है, तो भाग 3 में आता है। समता का अधिकार क्या है, समता समानता का अधिकार क्या है, ये सब आपको इससे सबसे ज़्यादा इसी टॉपिक से किसी भी एग्जाम में बनते हैं कि आपके मौलिक अधिकार में क्या है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसको किसने जो है कि भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, तो भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। अगर नाम ले लिया जाए कि हमारा भारतीय संविधान की आत्मा क्या है, अगर अम्बेडकर जी द्वारा नाम लिया गया है तो क्या होगा, ये आर्टिकल 32 होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारा इतना ही। अगर आपको हमें वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें दोस्तों। चलिए धन्यवाद।